वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म इन आईआर कि स्ट्रक्चरलिज्म आईआर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम इसका इंट्रोडक्शन और ओरिजिन देखेंगे, दूसरे हिस्से में हम इसकी मेजर अजम्पशन देखेंगे और तीसरे हिस्से में हम इसके मेजर थीम्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हिस्से में जो इसका ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि कार्ल मार्क्स से इसका जो ओरिजिन है वो लिया जाता है। तो कार्ल मार्क्स को समझना, उनका जो स्ट्रक्चरलिज्म का पर्सपेक्टिव है उनको समझना बहुत अहम है। तो फिर दूसरे हिस्से में इसकी मेजर अजम्पशन यानी इसके जो कोर आइडियाज़ हैं उसको देखेंगे और तीसरे हिस्से में कि स्टेट एंड पावर, इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, पीस एंड सिक्योरिटी, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में स्ट्रक्चरलिज्म क्या देखता है, किस तरह से सोचता है, उसको हम देखेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली है क्या, यह स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल से थोड़ा समझाना चाहता हूँ क्योंकि जो वर्ड स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक मिसाल के तौर पर लें, जिस तरह एक फ़ोटोकॉपी की मशीन होती है, ठीक है, तो पूरी की पूरी फ़ोटोकॉपी की मशीन एक स्ट्रक्चर है, एक निज़ाम है। ठीक है, आप उसमें कोई आईडी कार्ड रखते हैं, आप उसमें कोई बुक या कोई पेज रखते हैं फ़ोटोकॉपी होने के लिए। तो बदले में जब आप फ़ोटोकॉपी का जो बटन है वो ऑन करते हैं, तो अगर आपने आईडी कार्ड रखा है तो ज़ाहिर बात है आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ही होके बाहर आएगी। अगर आपने कोई पेज रखा है, कोई बुक रखी है, कोई भी चीज़ आप अपने नोट्स रखें, तो जो चीज़ आप रखेंगे ज़ाहिर बात है उसी चीज़ ने फ़ोटोकॉपी होके बाहर आना है। अब अगर आपने आईडी कार्ड रखा है तो आईडी कार्ड की ही फ़ोटोकॉपी बाहर आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ़ोटोकॉपी की जो मशीन है उसका निज़ाम, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो चीज़ आप रखेंगे फ़ोटोकॉपी के लिए वही चीज़ होके बाहर आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप आईडी कार्ड रखें या आप कोई पेज रखें तो फ़ोटोकॉपी की मशीन कोई सब्ज़ी निकाल दे या फ्रूट्स निकाल दे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये उसका निज़ाम ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो स्ट्रक्चरलिज़म है ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ये बोलता है कि जो दुनिया का निज़ाम है, जो वर्ल्ड सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, इसका निज़ाम इस तरह का है कि जिसमें हमेशा अमीर को फ़ायदा होता है और गरीब को नुकसान होता है। यानी दुनिया के निज़ाम के अंदर आप कुछ भी कर लें, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए या यानी कि मैं अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर कर लूं, तो कभी भी आप ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि आपने हमेशा, अगर आप गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे, अगर आप अमीर हैं तो आप हमेशा अमीर रहेंगे। ठीक है, यानी कि अमीर अमीर, गरीब गरीब। ऐसा नहीं है कि गरीब की थोड़ी कंडीशन तब्दील हो जाए अगर वो खुद चाहे तो। मतलब जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसी तरह यानी कि मैंने फ़ोटोकॉपी मशीन से एक तशबीह दी है इस बात को कि आप कोई वॉशिंग मशीन ले लें, ठीक है, आप उसमें कपड़े धोने के लिए उसको यूज़ करते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि आप उसमें कपड़े डालेंगे तो कपड़े ही धुलेंगे, कोई दूसरा काम नहीं होगा। तो इसी तरह फ़ोटोकॉपी की मशीन है, आप कार की मिसाल ले लें कि आप उसको स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो ज़ाहिर बात है आप अगला गियर डालेंगे तो कार आगे जाएगी, पीछे वाला है तो पीछे जाएगी। तो यानी कि हर चीज़ का एक ख़ास निज़ाम होता है, स्ट्रक्चर होता है कि वो उसी के मुताबिक ही चीज़ों को ऑपरेट करता है। आप जो उसे इनपुट देंगे उसी के मुताबिक आउटपुट आएगी। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म आईआर के अंदर है वो भी इसी तरह से बात करता है कि दुनिया का निज़ाम, वर्ल्ड सिस्टम ऐसा है कि अमीर हमेशा अमीर होगा, गरीब हमेशा गरीब होगा। तो उम्मीद है कि जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरलिज्म है, ये क्या है आपको इसकी समझ आई होगी क्योंकि ये काफ़ी अहम है इसको समझना। तो अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ये एक तारुफ़ है तो मैं इसे सिर्फ तारुफ़ तक ही रख रहा हूँ, ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इसकी अजम्पशंस में करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये अपने आप को एक पर्सपेक्टिव बोलता है आईआर के अंदर, जो बात करता है plight ऑफ पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड ओप्रेस्ड, यानी कि जो गरीब तबका है दुनिया के अंदर उसकी तरफ से जो उनकी नुमाइंदगी करता है, उनकी बात करता है, वो स्ट्रक्चरलिज्म है, यानी कि ये अपने आप को ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बात की कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो माली निज़ाम है कि इसमें बेनिफिट हमेशा सर्टेन सोशल क्लास को होता है। अब ये सर्टेन सोशल क्लास कौन सी है? ये बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है। और कैपिटलिज्म क्या होता है, ये क्लास क्या है, इसको हम आगे ज़रा डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वही स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि हमेशा एक ही ख़ास क्लास को फ़ायदा होता है। तो सारी बात है जब अमीर अमीर होता है तो उसी को फ़ायदा होता है, गरीब गरीब होता है तो वो कोई फ़ायदे में तो नहीं उसके होता। तो ये बात है इसमें।
इसके बाद फंडामेंटल यूनिट जो स्ट्रक्चरलिज्म में होता है वो सोशल क्लास होती है, यानी कि क्लास सिस्टम होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, जिस तरह हमने रियलिज्म और लिबरलिज्म की बात की थी, उसमें जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो स्टेट होती है, यानी कि वो स्टेट के पर्सपेक्टिव से बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें स्टेट नहीं है बल्कि सोशल क्लास है, यानी कि जो अमीर तबका है, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास है, एलीट क्लास है, वर्किंग क्लास है, सोशलिस्ट क्लास है। तो इसी तरह जो क्लास होती है ख़ास किस्म की, उसको ये उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, ठीक है, तो जिस तरह पहले जो ज़मीन होती थी यही सोर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन होती थी। आजकल इंडस्ट्रियल दौर है, तो आजकल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्री होती है, ये मींस ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इसके अलावा जो एक्सचेंज है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, IMF वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जो चल रहा है, इन चीज़ों को बुनियाद रख के ये चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम आगे ज़रा देखेंगे डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में। इसके अलावा रिजेंबल्स विद रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, रियलिज़म में जैसे हमने बात की थी कि रियलिज़म के अंदर जो कन्फ्लिक्ट वाला कंसेप्ट है, कन्फ्लिक्ट, पावर, वार, ये उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज़म थोड़ा सा रियलिज़म के साथ रिजेंबल करता है कि इसके अंदर भी हम क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि एलीट के दरमियान और वर्किंग क्लास के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है इसको हम एनालाइज़ करते हैं। तो इस तरह ये रियलिज़म के साथ रिजेंबल करता है। लिबरलिज़म में हम देखते हैं कि लिबरलिज़म इकोनॉमिक इंटर रिलेशनशिप की बात करता है कि जितनी ज़्यादा स्टेट्स आपस में ट्रेड करेंगी, जितनी ज़्यादा स्टेट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वार ना हो। तो इसी तरह जो स्ट्रक्चरलिज्म है यह भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करता है एलीट क्लास के अंदर और वर्किंग क्लास के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक टर्म में ये दोनों आपस में रिजेंबल करते हैं। इसके अलावा IR इंटरनेशनल रिलेशन कंडीशन बाय ग्लोबल कैपिटलिस्ट रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये बेसिकली इस पॉइंट पे बेसिकली ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि ये यहाँ पर ये बात हो रही है कि स्टेट्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो स्टेट्स के दरमियान है तो वो ग्लोबल कैपिटलिस्ट रिलेशन इसके इन्फ्लुएंस के तहत होती हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन या फैसला नहीं लेता। तो इस बात को बेसिकली हम आगे ज़्यादा डिफाइन करेंगे। इसके अलावा अंडरस्टैंड आया थ्रू बिग पिक्चर, ठीक है, जिस तरह हमने रियलिज़म और लिबरलिज़म में बात की थी कि वो इंडिविजुअल से शुरू करते हैं कि रियलिज़म बोलता है ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश एग्रेसिव, ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेट है वो सेल्फिश और एग्रेसिव है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है और वगैरह वगैरह। और लिबरलिज़म वो कहता है ह्यूमन नेचर गुड है, लिहाजा इस बात के चांसेस हैं कि आप वार को रोक सकते हैं। और फिर वो आगे बताते हैं कि स्टेट के दरमियान आपस में कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए और बाकी सारा काम। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है, ये कहता है कि अंडरस्टैंड आया थ्रू बिग पिक्चर, यानी कि आपने ऊपर से चीज़ों को नीचे देखना है, कि आपने इंडिविजुअल से शुरू नहीं होना बल्कि आपने सोसाइटी से शुरू होना है। जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि फंडामेंटल यूनिट है सोशल क्लास, ठीक है, तो आपने बड़ी पिक्चर से, एक बड़े पर्सपेक्टिव से ऊपर से आपने नीचे की तरफ आना है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे कि इंडिविजुअल एक्टर एक्शन, ठीक है, यानी कि एक एक चीज़ से आपने चीज़ों को एनालाइज नहीं करना बल्कि एक बड़े पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा इंडिविजुअल पार्ट ओनली बी अंडरस्टूड ओवरऑल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल वही ऊपर वाली बात मैंने नीचे लिखी है कि इंडिविजुअल का जो पार्ट है, इंडिविजुअल जो भी काम करता है वो आप ओवरऑल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जिस तरह का निज़ाम होगा उस तरह का इंडिविजुअल एक्ट करेगा। इसके अलावा हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट थाट, तो कार्ल मार्क्स की बात हो रही है और कार्ल मार्क्स ऐसी शख्सियत हैं कि कोई उनका यानी कि तारुफ करवाए कि मोहताज नहीं है वो। तो यानी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसको हम आगे ओरिजिन में डिटेल से देखते हैं। तो ये था एक इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन, काफ़ी यानी कि हमने तेज़ी से किया। तो आगे इसका हम ओरिजिन देखते हैं और फिर मेजर अजम्पशन में हम इसको ज़्यादा सही तरह से देखेंगे। अब स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए ये जो ओरिजिन है कार्ल मार्क्स, ये यानी कि ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी की बेस पे आगे जो मेजर अजम्पशन मैंने लिखी है वो इसी स्लाइड की बेस पे है, क्योंकि कार्ल मार्क्स से इसका ओरिजिन किया जाता है और स्ट्रक्चरलिज्म कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लिहाजा फिर हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से वो इस सिस्टम को, निज़ाम को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप यानी कि आपके पास कोई भी जितनी भी किताबें हैं आप उनको एक साइड पे कर दें और सिर्फ कार्ल मार्क्स को आप एक साइड पे कर दें,
तो यानी कि आप कोई किताब ना पढ़ें दुनिया की, लेकिन सिर्फ आप कार्ल मार्क्स को पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा बात थी, चूँकि मैं ख़ुद कार्ल मार्क्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं ख़ुद इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी लाइफ में इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। आपको यानी कि एक दफ़ा आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वाकई कोई बंदा था इस दुनिया में। तो बात करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन यहाँ से कैसे होता है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़, यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने स्टडी किया जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप थे, माली जो रिलेशनशिप है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़। अब जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि फ़ोटोकॉपी मशीन की, कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसका काम ही फ़ोटोकॉपी करना है, ये कोई और काम कर ही नहीं सकता। तो इसी तरह कार्ल मार्क्स जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि जिसमें अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन सा रिलेशन है, वो कौन सा निज़ाम है, वो है कैपिटलिज़म का निज़ाम। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज़म का निज़ाम एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो एक्सप्लॉयटेशन की बेस पर कायम है, यानी कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ऐसा ही है। बेसिकली ये एक थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी है, और थ्योरी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि जिस तरह हम लिबरलिज़म, रियलिज़म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज़म और इस तरह मुख्तलिफ थ्योरीज़ पढ़ते हैं, और हर थ्योरी का अपना एक ख़ास पर्सपेक्टिव होता है। तो इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी का ये एक ख़ास पर्सपेक्टिव है कि जो दुनिया का स्ट्रक्चर है, जो कैपिटलिस्ट है, वो एक ऐसा है कि जिसमें अमीर को फ़ायदा होता है और गरीब को नुकसान होता है। गरीब चाहे भी तो वो अमीर नहीं हो सकता, वो अपनी हालत बेहतर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोशल फोर्सेस ही ऐसी हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस ऐसी हैं जो उसको नीचे दबा के रखती हैं। ठीक है। तो इस तरह ये एक पर्सपेक्टिव है कैपिटलिज़म। तो कैपिटलिज़म, फिर बात होती है कि कैपिटलिज़म क्या है। तो कैपिटलिज़म ऐसा निज़ाम है कि जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हम थोड़ा पीछे चले जाएं, माजी में चले जाएं, तो हमें पता चलता है कि ज़मींदार होते थे, ठीक है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता था। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है, यानी जिन्हें हम आमदन के ज़राए बोलते हैं। तो पहले दौर में ये ज़मीन होती थी, यानी कि कोई भी चीज़ बननी है, कोई भी चीज़ इंसान ने खानी है, या कोई भी जो इंसान ने ट्रेड करनी है, उसकी जो बुनियाद थी वो ज़मीन थी। यानी कि ज़मीन से ही हर चीज़ प्रोड्यूस होती थी। तो वो मतलब जो ज़मीन जो शख्स कंट्रोल करता है वो फिर एलीट होता है, यानी कि वो रूल करता है। उसकी जो सोशल क्लास होती है, उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो हाई होता है। और आजकल के दौर में यानी कि जो मीन्स ऑफ और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्री है। ठीक है। और यानी कि पहले फ्यूडल लॉर्ड होते थे, आजकल के दौर में बिर्जुआजी होती हैं। और बिर्जुआजी टर्म भी कार्ल मार्क्स ने ही रखी है कि फ्यूडल से बिर्जुआजी की तरफ और वर्किंग क्लास से प्रोलेटेरिएट की तरफ, इस तरह सोसाइटी आगे बढ़ी है। इसको हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में मैं थोड़ा और वजात करूँगा। तो यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है कि जो एलीट क्लास होती है वो प्रॉपर्टी ओन करती है, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं जिसकी वजह से वो रूल करते हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, फ्री एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर वर्किंग क्लास का कंसेप्ट आ जाता है कि एक जो मज़दूर होता है, ठीक है, उसके पास उसका जिस्म ही उसका सब कुछ होता है। यानी कि उसका जो वाहिद इकोनॉमिक सोर्स होता है, ठीक है, वो उसका जिस्म होता है कि उसने जाके मेहनत करनी है और पैसा कमा के घर लेके आना, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो जब एक मज़दूर के पास, वर्किंग मैन के पास सिर्फ उसकी लेबर ही उसका सब कुछ होती है, तो वो जब किसी फैक्ट्री में जाता है, किसी ज़मींदार के पास जाता है, तो वो उससे एक कंट्रैक्ट करता है। और उस कंट्रैक्ट में हमेशा जो ज़मींदार होता है या जो मिल का मालिक होता है, फैक्ट्री का मालिक होता है, उसका हमेशा अपर हैंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि वो उसके पास उसकी अपनी फैक्ट्री होती है, या जो ज़मींदार है उसके पास उसकी अपनी ज़मीन होती है। तो जब भी कोई उसके पास काम करने को जाएगा तो वो उससे वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, या करेगा कि जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से उसको उसके वेजेज़ या उसको उसके जो मज़दूरी की उजरत है वो उसको देगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो मिल का मालिक है वो उसकी ये 100% कोशिश होगी कि जितना कम से कम वो किसी मज़दूर को उजरत दे उतनी वो दे, ठीक है, और जिसकी वजह से बाद में उसको ज़ाहिर बात है प्रॉफिट होगा। ये हम सरप्लस वैल्यू में देखते हैं। तो यानी कि परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि कंट्रैक्ट्स होते हैं, फिर क्या होता है कि इसमें वो कम से कम उजरत पर उसे रखता है और यहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो ये एक सारा निज़ाम क्या बनता है कैपिटलिज़म का। इसके अलावा इसमें फ्री मार्केट का कंसेप्ट भी आता है
कि जो मार्केट होती है वो डिटरमाइन करती है चीज़ों की वैल्यू को, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती कि मार्केट डिटरमाइन करेगी कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू, कितनी कीमत होगी। गवर्नमेंट फैसला नहीं करेगी कि ये कीमत इतनी, यानी कि इस चीज़ की कीमत इतनी है या इस चीज़ की कीमत इतनी है। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी कि ये वाले निज़ाम ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दुनिया के अंदर कि इसके अंदर आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमेशा अमीर को फ़ायदा होगा और गरीब को नुकसान होगा। ये है एक स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चरलिज्म, ये यानी कि एसेंस मैंने आपको बता दी है। अब इसमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू इसका कंसेप्ट आता है। ये दोनों चीज़ें बेसिकली क्या हैं, कार्ल मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिज्म का निज़ाम है, ऐसा स्ट्रक्चर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है कि जिसके अंदर मज़दूर जब काम करता है तो उसकी मज़दूरी यानी कि उसकी लेबर डिटरमाइन करती है कि किसी चीज़ की क्या प्राइस होगी। यानी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पर एक शूज़ बनाता हूँ, तो वो शूज़ जब मार्केट में जाता है तो वो 1000 रुपये का फ़रोख्त होता है, जबकि उस शूज़ को बनाने की जो उजरत है, जो मज़दूरी है, लेबर है, वो मुझे मिलती है 100 रुपया। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि वो जो 1000 रुपये का शूज़ मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है वो उसकी असल वैल्यू है, जो लेबर यानी कि मज़दूरी डिटरमाइन कर रही है कि जिसने उसको बनाया है। और ये जो सरप्लस वैल्यू है ये क्या है, ये बेसिकली यानी कि 1000 का फ़रोख्त हुआ मार्केट में, 100 रुपया मुझे उजरत मिली, तो 1000 माइनस 100, पीछे जो 900 रुपया बचा ये है सरप्लस वैल्यू, यानी कि ये है उसका प्रॉफिट कि 100 रुपया तो उसने चले मज़दूरी दे दी, बाकी जो 900 था वो असल में उसका प्रॉफिट है। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये इसी प्रॉफिट को अचीव करने के लिए फलता फूलता है और इसी की बुनियाद पर ये आगे बढ़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये सीवियर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, कि यानी कि आप मार्केट में चले जाएं, कोई भी चीज़ है तो वो यानी कि ऑटोमेटिकली तो नहीं बनती, ज़ाहिर बात है उसको कोई ना कोई बना रहा है, कोई मज़दूर बना रहे हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि आजकल इन्हें टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि आगे एक स्टेप आगे बढ़ गया कैपिटलिज्म। बहरहाल यानी कि मार्केट में हम जहाँ भी जाते हैं, कोई भी चीज़ जब हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो वो किसी ना किसी मज़दूर ने बनाई होती है। तो कार्ल मार्क्स ये बोलता है कि चूँकि वो मज़दूर, उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को ओन नहीं करता, उसको वो ख़रीद नहीं सकता या वो उसकी ज़ाती नहीं होती, तो इस वजह से जो मिल मालिक होता है वो डिटरमाइन करता है उसकी प्राइस क्या होगी, और किसी दूसरे की मज़दूरी यानी कि जिसने उसको बनाया होता है उसका प्रॉफिट वो खुद रखता है। यानी कि ये जो सरप्लस वैल्यू हमने ली है कि ये जो 1000 की चीज़ मार्केट में फ़रोख्त हुई थी वो तो बनाई तो मज़दूर ने थी, ठीक है, लेकिन उसको तो 100 रुपया उसका मिला, बाकी 900 प्रॉफिट मिल मालिक ले गया। तो कार्ल मार्क्स बोलता है ये कैपिटलिज्म का निज़ाम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इंतहाई एक्सप्लॉयटेटिव है, इसमें इस्तेहसाल किया जाता है, ठीक है, गरीबों का, मज़दूरों का, ठीक है, और ये एक बहुत बुरा निज़ाम है। आप खुद ही समझ गए होंगे अगर मैं कामयाब हुआ हूँ अपनी बात समझाने में। इसके बाद कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये अपना प्रॉफिट यानी कि ये सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिसमें सर्च फॉर न्यू मार्केट्स है, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा मार्केट्स होंगी, यानी कि यहाँ पर बात वो फिर कॉलोनियलिज़म की हो रही है कि जब एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट्स बन जाती हैं, वहाँ पर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो कंट्री दूसरी मार्केट्स को सर्च करता है। जिस तरह ब्रिटेन ने, जब बरतानिया के अंदर कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद उन्होंने दुनिया को कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, यानी जिस तरह उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया। यहाँ से वो रॉ मटेरियल और जो बुनियादी चीज़ें थी वो बरतानिया लेके जाते, वहाँ से उन्हें मैन्युफैक्चर करके दोबारा फिर से यहीं पे बेच देते। तो इस तरह से यानी कि वो इंडियंस का इस्तेसाल करते रहे। तो यानी कि कैपिटलिज्म जब बढ़ता है तो वो न्यू मार्केट्स को सर्च करता है। इसके अलावा ड्रिवन डाउन वेजेस कि जो मज़दूरों की उजरत है, उनकी जो सैलरी है उन्हें कम से कम रखता है। इसी बुनियाद पर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो प्रॉफिट है वो कमाएगा। इसके अलावा रिप्लेस विद न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिस तरह मैंने ये ऊपर बात की थी कि मज़दूरों को ज़ाहिर बात है पैसा देना पड़ता है, फिर वो उनकी एक टाइम लिमिट होती है, जबकि जो रोबोट्स आजकल हम फैक्ट्रीज़ में देखते हैं, जिस तरह अक्सर वो यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं कि लेस कैसे बनती हैं या कार्स कैसे बनती है, तो हम अक्सर रोबोट्स देखते हैं जो काम करते ही रहते हैं, थकते भी नहीं हैं।
तो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की एक बड़ी वजह जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली जनरेट होता है कन्फ्लिक्ट, यानी कि सर्च फॉर न्यू मार्केट जब आप करते हैं, दूसरी दुनिया को कॉलोनाइज़ करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, तो ज़ाहिर बात है आप अकेले तो इस रेस में नहीं है, दूसरे भी हैं जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 1 हुई इसमें, ये नीचे मैंने एग्जांपल दिया है तो हम यहीं पे बात करेंगे। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजीज़ की बात आप करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से कन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है कैपिटलिस्ट फोर्सेस के दरमियान। तो इसको हम नीचे बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये तरीके हैं कि किस तरह कैपिटलिज़म का निज़ाम ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यानी कि ये ओवरऑल आप ये बात अपने ज़हन में लाजमी रखिएगा कि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें होता ही ये वाला काम है कि हमेशा जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो अपना प्रॉफिट अचीव हासिल करना चाहती है, जो वर्किंग क्लास होती है वो हमेशा नीचे रहती है, उसका हमेशा इस्तेसाल ही होता है, यानी निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो कैपिटलिज़म का निज़ाम है ये कोलैप्स हो जाएगा। क्यों कोलैप्स हो जाएगा ये मैं आगे अजम्पशंस में बात करूँगा। इसके अलावा हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म का कंसेप्ट दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर हम बहुत पीछे चले जाए माजी में तो दो किस्म की क्लासेस थी, एक तरफ फ्यूडल लॉर्ड थे और एक तरफ थे पीजनेट, ठीक है, यानी कि ज़मींदार थे और किसान थे जो उन पर काम करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये दो क्लासेस थी, दो अपोजिंग क्लासेस थी, एक लीड थी और दूसरी वर्किंग क्लास थी। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो हिस्ट्री है ये आगे बढ़ती है इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी कि वर्किंग क्लास के दरमियान, लीड के दरमियान और फ्यूडल के दरमियान और पेजनेट के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है ये हिस्ट्री है बेसिकली। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैपिटलिज्म एक ही बात है। तो ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैपिटलिज्म आया तो इसने फ्यूडलिज्म का निज़ाम ख़त्म कर दिया। जिस तरह हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मोनार्की थी या जो फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। आपने अगर आ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ा है तो उसमें यह बात क्लियर है। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिज्म के आने की वजह से क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन एक नई क्लास, नई मिडिल क्लास जिसे हम बुर्जुआजी बोलते हैं ये इमर्ज हुई, और वर्किंग क्लास की जगह एक नई क्लास प्रोलेटेरिएट ये इमर्ज हुई। यानी पहले फ्यूडल पेजनेट का इस्तेसाल करते थे, अब जो नया निज़ाम आया इसमें बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट का इस्तेसाल करते हैं। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है कि किस तरह हिस्ट्री आगे बढ़ती है। हिस्ट्री क्या है, यानी माजी में क्या था और उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे क्या होगा। और इसी की बेस पे कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी फ्यूडलिज्म से, यानी कि ये जैसे मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ आए, फ्यूडलिज्म से बुर्जुआजी की तरफ आए, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये जो वर्किंग क्लास है, ये इस बुर्जुआजी को ख़त्म कर देगी, इनके ख़िलाफ़ रिवोल्ट करेगी और एक क्लासलेस सोसाइटी का क़याम अमल में आएगा जिसे कार्ल मार्क्स कम्युनिज़म बोलता है, ठीक है, जिसे हम कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। कम्युनिस्ट आइडियालॉजी भी उन्होंने दी थी। इसके अलावा सोशलिज़म, ये भी इसी से एक ड्राइव है, यानी कि एक पहली फॉर्म है सोशलिज़म, बाद में सोशलिज़म पहले है, कम्युनिज़म बाद में आता है, ठीक है। तो इसी तरह हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को भी कार्ल मार्क्स एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखता है कि किस तरह बिजनेस जो फ्यूडल से वो ख़त्म हो गए और एक नई क्लास बुर्जुआजी अमल में आई, और इन्हीं स्ट्रक्चर की बेस पे कैपिटलिज्म ख़त्म होगा और एक क्लासलेस सोसाइटी अमल में आएगी जिसे वो कम्युनिस्ट बोलता है या कम्युनिज़म बोलता है, ठीक है। तो ये मैंने वजात कर दी कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलिज्म, फ्यूडल से बुर्जुआजी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी एक एग्जांपल है कि जिसमें जो एंशिएंट रेजिम था, यानी कि जो वर्किंग क्लास थी, उन्होंने मोनार्की को ख़त्म कर दिया था। किंग ल्यूस उस वक्त किंग था जब ये 1789 में फ़्रेंच रेवोल्यूशन आया था। इसमें मेरी एक मुकम्मल अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह मैंने ऊपर बात की कि जो करंट सिस्टम है कैपिटलिज्म का, उसमें बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट है। बुर्जुआजी जो पहले जो फ्यूडल वो कंट्रोल करते थे मींस ऑफ प्रोडक्शन, अब बुर्जुआजी कंट्रोल करते हैं फैक्ट्रीज़ की सूरत में या इंडस्ट्री की सूरत में, और प्रोलेटेरिएट ये वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो उसमें काम करती है। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। जो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज होती है वो कॉलोनियलिज्म होती है कि जब स्टेट अपनी मुल्कों से, अपनी स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट्स को कॉलोनी बनाना शुरू कर देती हैं। अब इस बात पे जो लेनिन था उसने ये कहा कि यानी कि बात मफरूज़ा ये है कि कॉलोनियलिज्म इज़ हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो लेनिन ने ये कहा कि
कॉलोनियलिज़म से बहुत पहले ही कैपिटलिज़म ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और इसके पीछे उसने आर्गूमेंट क्या दिया कि कॉलोनियलिज़म में क्या होगा कि मुख्तलिफ़ स्टेट्स दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाने के लिए आगे बढ़ेंगी। फ़र्ज़ करें कि बरतानिया भी कॉलोनीज़ बना रहा है, फ्रांस भी बना रहा है, आयरलैंड भी बना रहा है, नदरलैंड भी बना रहा है, यानी कि इस तरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो दूसरों को बना रही हैं, कॉलोनी बना रही हैं। तो फिर क्या होगा कि इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि एक ही कंट्री को कॉलोनी बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में लड़ेंगी। इस सिलसिले में लेनिन ने एग्जांपल दी वर्ल्ड वार वन की। वर्ल्ड वार वन को लेनिन इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये मुख्तलिफ़ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के दरमियान, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के दरमियान एक वार थी। हम देखते हैं कि यूरोप में जो फ्रेंच था, जो फ्रांस था, बरतानिया था, इसके अलावा रशिया, जर्मनी, इटली, सारी की सारी जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी ये आपस में लड़ती रही। क्यों लड़ी थी? इसकी एक वजह लेनिन ने यह बताई कि जो न्यू मार्केट थी, सर्च फॉर न्यू मार्केट, या जो दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाना था, या एक कंट्री अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी कि दूसरा उसको हासिल करना चाहता था। तो इसी कशमकश में जो कॉलोनियल पावर्स थी यूरोपियन की, उनकी आपस में वार होना शुरू हो गई कि हर कंट्री चाहता था कि उसकी ज़्यादा दुनिया तक रसाई हो ताकि वहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाने के लिए या अपनी कॉलोनी को सिक्योर करने के लिए ज़ाहिर बात है उसको डिफेंड भी करना है। तो इस तरह जो यूरोपियन पावर्स थी वो आपस में ही लड़ती रही। तो वर्ल्ड वार वन उसकी एग्जांपल था। तो लेनिन ने यह कहा कि कॉलोनियलिज़म से बहुत पहले ही जो कैपिटलिज़म है वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा 1960 और 1970s में डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई, जो इस स्ट्रक्चरलिज़म के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से वजाहत करती है। ये हम आगे अजम्पशन में देखेंगे। तो यह था इसका ओरिजिन कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। आइए अब इसके अजम्पशंस देखते हैं कि इसकी मेजर अजम्पशन क्या है। ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, इसमें बहुत ज़्यादा अहम है ये स्ट्रक्चरलिज़म के निज़ाम को समझने के लिए, लेकिन ये मैं आपको अजम्पशन के बाद बताऊँगा क्योंकि पहला काम ये है और बाद में वो। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो पहले हिस्से में इतना ही, ठीक है। तो दूसरे हिस्से में हम इसकी मेजर अजम्पशन पे बात करेंगे, और पहले हिस्से में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और इसका ओरिजिन देखा, ठीक है। तो दूसरे हिस्से में हम इसके मेजर अजम्पशन पे बात करते हैं और वो जो ख़ास टेबल है उसकी बात करेंगे कि उसको हम किस तरह, मतलब जो स्ट्रक्चरलिस्ट थाट है वो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो ये वीडियो यहीं तक ही, ठीक है। तो इसके बाद आप मेजर अजम्पशन वाली वीडियो देखिए, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।